गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर एक बार फिर से बच्चों आप लोगों के लिए जो अपना बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। तो आज बच्चों अपन अब तक हमने बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर के 4 लेक्चर अटेम्प्ट कर लिए हैं। लास्ट जो बच्चों लेक्चर था उसमें अपन ने ईसीजी के बारे में डिस्कस किया था, पोर्टल सिस्टम के बारे में बताया था, निवाहिका तंत्र के बारे में, इसमें हेपेटिक पोर्टल आया था, रीनल पोर्टल आया था, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी हमने पढ़ा था। उसके बाद अपन अब बच्चों एक जो ब्लड वाला पार्ट है वो स्टार्ट किया था, जिसके 2 कंपोनेंट आपको बताए थे, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में मैं बता रहा था कि बच्चों मोर देन 90% तो वाटर था। देन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट जो आए थे, ऑर्गेनिक में हमने प्रोटीन की बात की थी, इंपॉर्टेंट, एल्ब्यूमिन आया था, ग्लोब्यूलिन आया था, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन भी आई थी। देन हिपेरिन बच्चों बताया था जो एंटीकोगुलेंट होता है बट प्रोटीन नहीं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। उसके अलावा डाइजेस्टेड फूड था, वेस्ट प्रोडक्ट भी थे, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट भी प्लाज्मा करता है। देन दूसरा बच्चों जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट था, संगठित पदार्थ, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हमने इंक्लूड किया था। आज हम उसी फॉर्म्ड एलिमेंट की बच्चों बात करते हैं, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी से बच्चों कई बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो 1 साल पहले नीट में भी क्वेश्चन आया था रेड ब्लड कार्पसल्स से। तो आओ इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। तो जो पहले मैंने एक वर्ड लिखा है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की जो टोटल अमाउंट है बच्चों उसी को हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था इनमें से अकेली आरबीसी कितनी होती है, 99%, बाकी 1% के लमसम डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? अब बच्चों पहले हमने उठाया आरबीसी। आरबीसी जिसको बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट। साइट नाम फिक्स है, साइट का मीन ही बच्चों क्या होता है, सेल होती है। अब आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल। जनरली रेड ब्लड सेल की बजाय रेड ब्लड कार्पसल्स बोल देते हैं। और कार्पसल्स का मीन बच्चों होता है मूवेबल सेल्स, गति करने वाली कोशिकाएं। अब पहला जो आरबीसी की शेप की मैं बात करूं, शेप ऑफ आरबीसी बच्चों कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो पहली इंपॉर्टेंट है मैमल्स में। देख लेना, सुनना अच्छे से। मैमल्स जो अपनी आरबीसी है बच्चों वो बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव का मतलब उभयावतल, बाइकॉन्केव बोले तो उभयावतल, ऐसी आरबीसी। सर्कुलर, वर्तुलाकार। ई न्यूक्लिएटेड का मीन बच्चों हुआ केंद्रक विहीन, अपनी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। और अदर देन मैमल्स की बात आए, मैमल्स के अलावा कोई भी आपसे पूछ ले बच्चों, फिशेज आ गई, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कोई भी आ गए, उसमें जस्ट अपने अपोजिट कर दो। बाइकॉन्केव की जगह बाई कॉन्वेक्स, उभयोतल, ओवल, अंडाकार, और न्यूक्लिएटेड, केंद्रक युक्त होती है, जबकि अपनी केंद्रक विहीन। हालांकि वो केवल नामा 2 एक्सेप्शन बताते हैं बच्चों मैमल्स में। बाकी बच्चों ये भी आ जाता है कि बाइकॉन्केव का बेनिफिट क्या होता है, उभयावतल, दोनों तरफ से अवतल। ये ऐसे बन जाता है कि मैमल्स की आरबीसी, जैसे बच्चों ये तो है बाइकॉन्वेक्स, ये है बाइकॉन्केव। तो बाइकॉन्केव आरबीसी का बेनिफिट क्या है, तो आप देखिए बोर्ड पे कि बच्चों बाइकॉन्केव होगी तो उसका जो अंदर का सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। किसके कंपेयर, बाइकॉन्वेक्स के कंपेयर। तो बाइकॉन्केव का बेनिफिट हुआ इस वजह से जो एरिया, क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी में क्या भरा जा सके, हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो शेप ऑफ आरबीसी बच्चों मैमल्स की याद रख लो, बाइकॉन्केव, सर्कुलर और ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड बोले तो इसमें केंद्र क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। चलें आगे, चलो। अब शेप में बच्चों आता है कि आरबीसी की शेप को अगर चेंज किया जाए, चेंजेस इन शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की आकृति का परिवर्तन या आकृति का बदलना, अगर शेप में कोई भी चेंज बच्चों आता है, उसके लिए एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, दैट्स कॉल्ड पोइकिलोसाइटोसिस। क्या लिखा बच्चों, पोइकिलोसाइटोसिस।
पोइकिलोसाइटोसिस का मीन चेंजेस इन शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की आकृति में आने वाला परिवर्तन। पोइकिलो, देखो पोइकिलो का मतलब ही चेंजेस होता है, ऐसा वर्ड कहीं आया क्या? याद करना, पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल का मतलब होता है ना वो एनिमल जिनका टेम्परेचर बदलता रहे। हेटेरोथर्मल को बोलते हैं विषमतापी और पोइकिलोथर्मल, हम तो होमोथर्मल होते हैं। तो पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब सेल, सेल की शेप में क्या ना चेंजेस। तो ये बच्चों तीन टाइप से शेप चेंज हो सकती है कि जैसे अगर हम आरबीसी को रख दें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, या बच्चों आरबीसी को रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, या आरबीसी को रख दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। पता है, समपराशरी आइसोटोनिक, अल्पपराशरी हाइपोटोनिक और अतिपराशरी हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक तो 0.8 से 0.9 to 1% NaCl का सॉल्यूशन होता है। 100 ml डिस्टिल वाटर में बच्चों NaCl इतना मिला दिया, आइसोटोनिक हो गया। अब अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी रखते हो तो आरबीसी की शेप में बच्चों कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर? तो समपराशरी मीडियम में अगर आरबीसी रखें तो ना पानी अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, कोई चेंज नहीं। हाइपो, अगर हाइपोटोनिक में आरबीसी को रखते हो तो क्या होगा? बोलो, वही अपन ने किशमिश छोले वो पानी में डाल दिए, भिगो दिए, तो सुबह बच्चों किशमिश फूल जाती है, दैट्स कॉल्ड पानी अंदर आया, एंडोस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक में अगर रखोगे तो यहां भी क्या होगा? एंडोस्मोसिस, अंतः पराशरण। आरबीसी के अंदर पानी आएगा, आरबीसी के अंदर पानी आएगा तो बच्चों आरबीसी फूल जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप, और ज्यादा फूलने से बच्चों आरबीसी बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। तो अगर आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एंडोस्मोसिस होगा, अंतः पराशरण होगा, जिससे आरबीसी फूलकर फट सकती है, उसे घोस्ट सेल भी बोलते हैं बच्चों, घोस्ट आरबीसी वर्ड यूज करते हैं अपन। और हाइपर में अगर रखते हो अति पराशरी तो एक्सोस्मोसिस होगा, बहिर्पराशरण, आरबीसी के अंदर से वाटर बाहर जाएगा, वही ऑस्मोसिस क्या बोलता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो बच्चों बहिर्पराशरण से आरबीसी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो श्रिंक में वर्ड आता है क्लीनेशन। तो सिंपल सी बातें बता दी कि अगर आरबीसी को अपन ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर बच्चों हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो आरबीसी फूलकर फट सकती है, और अगर हाइपरटोनिक में रखते हो तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने को क्या बोला? श्रिंक, और वो प्रोसेस क्रीनेशन कहलाती है बच्चों। तो ये आ गया शेप ऑफ आरबीसी, और शेप में आने वाला चेंज हमने क्या कहा? पोइकिलोसाइटोसिस। नेक्स्ट बच्चों आरबीसी में ही साइज ऑफ आरबीसी की बात करें, आकार, वो शेप आकृति, साइज में वैसे तो आप ह्यूमन की याद रख सकते हो। ह्यूमन आरबीसी की साइज बच्चों 6.9 से 7.45 माइक्रोमीटर की होती है। पूछा तो नहीं जाता, फिर भी ह्यूमन के रेफरेंस में याद रख सकते हो 6.9 टू 7.4 माइक्रोमीटर। इसके अलावा बच्चों अगर स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात आए और लार्जेस्ट आरबीसी पूछे, स्मॉलेस्ट को हम बताएंगे मस्क डियर में, और लार्जेस्ट आए तो एक एनिमल है बच्चों एम्फील्यूमा, ये दो याद रख सकते हो। तो सबसे छोटी आरबीसी मेंबर्स में आए तो मस्क डियर, मस्क डियर, कस्तूरी हिरण, नाम सुना है? कस्तूरी हिरण बच्चों बताते हैं ना, जिसकी नाभि से, जिसकी नेवल से वो कस्तूरी, वो मस्कोन होता है, एक फिरोमोन होता है, इसकी स्मेल आती है वही। और लार्जेस्ट सबसे बड़ी आरबीसी पूछो तो बच्चों एम्फील्यूमा, एम्फील्यूमा मोर देन 70 माइक्रोमीटर की आरबीसी इसमें होती है। अब नाम से देखो एम्फील्यूमा कौन से क्लास का मेंबर होगा, कौन सी वर्ग का सदस्य होगा? तो एम्फी का मतलब क्लास कौन सी बच्चों? एम्फीबिया, उभयचर होता है, कोंगाइली भी इसको बोलते हैं एम्फील्यूमा। तो ये स्मॉलेस्ट आरबीसी, ये लार्जेस्ट। अब जो अपनी आरबीसी की साइज है ये भी चेंज हो सकती है। अगर आरबीसी नॉर्मल से बच्चों छोटी हो जाए तब तो बोल सकते हैं माइक्रोसाइटिक,
रटना नहीं है, लिखा हुआ माइक्रो का मतलब साइज नॉर्मल से छोटा होना। अगर आरबीसी की साइज बढ़े, मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक बोलते हैं, मैं आगे एनीमिया में बता दूंगा। तो मैक्रो का मीन तो साइज का सामान्य से बड़ा होना, और माइक्रो का मीन बच्चों साइज का सामान्य से छोटा होना। ये आ गया। ये मोस्टली आयरन की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 वगैरह की डेफिशिएंसी से होता है, पढ़ते हैं अपन इसी को आगे। तो साइज ऑफ आरबीसी, स्मॉलेस्ट मस्क डियर बोले तो कस्तूरी हिरण, और लार्जेस्ट बच्चों किसमें बताओगे, एम्फील्यूमा में। और मैमल्स में लार्जेस्ट पूछे तो एलिफेंट में आती है। आरबीसी का नॉर्मल से छोटा होना माइक्रोसाइटिक और बड़ा होना मैक्रोसाइटिक। साइज, शेप के बाद नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या बच्चों, नंबर मेल और फीमेल में अलग अलग। मेल में तो लमसम 5 मिलियन 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 50 से 55 लाख बताते हैं बच्चों। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 50 से 55 लाख तक आरबीसी होती है। फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो मेल में जो आरबीसी है वो फीमेल से ज्यादा होगी। मेल में हीमोग्लोबिन भी बच्चों फीमेल से ज्यादा। उसके कुछ रीजन होते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों जो आरबीसी बनाने वाले हार्मोन होते हैं ना, आरबीसी का बनना देखो एक वर्ड भी आता है, और इसमें अगर आरबीसी की नंबर को आप कम ज्यादा करो तो नंबर तो मेल में 5 मिलियन, फीमेल से ज्यादा है। अब देखो कैसे ज्यादा हो तो हार्मोन बताऊंगा। उससे पहले नंबर ऑफ आरबीसी में बच्चों बता दिया कि मान लो आरबीसी की नंबर नॉर्मल से कम होगी या नॉर्मल से ज्यादा होगी। एक कंडीशन को तो बोला पॉलीसाइथेमिया। एक बच्चों में वर्ड लिख रहा हूं, कॉमन वर्ड एनीमिया। सुन रखे हैं, वैसे दोनों ही मैंने बताए हुए हैं। एनीमिया बच्चों ध्यान है, एनीमिया का मतलब रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता। एक्चुअल में इसमें जो आरबीसी की नंबर है वो नॉर्मल से क्या हो गई, कम हो गई। और बच्चों अगर आरबीसी की नंबर बढ़ रही है, देखो क्या लिखा हुआ है, पोली का मतलब ज्यादा। इसमें आरबीसी की नंबर नॉर्मल से ज्यादा होगी। कहां आया था वर्ड, कब ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जब आपकी बॉडी में बच्चों आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा हो। डालो भेजे पे जोर, कहां, अरे वही रीडिंग वाले चैप्टर में लिखाया था, माउंटेन एरियाज में, याद आया, पर्वतीय क्षेत्रों में, एल्टीट्यूड ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बच्चों बताया था कि जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो बॉडी आरबीसी को बढ़ा देती है। अरे माउंटेन सिकनेस, याद आया। तो आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया, कम होना एनीमिया। एनीमिया के कुछ टाइप्स है, जैसे अपने सिलेबस में आते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बच्चों। सिकल सेल एनीमिया लिखा मैंने, अपन ने थैलेसेमिया लिखा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। एक मैंने लिखा पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये कई टाइप के एनीमिया होते हैं। तो सिकल सेल और थैलेसेमिया ये तो बच्चों जीन म्यूटेशन से होते हैं। इन दोनों एनीमिया का रीजन तो जीन में क्या होना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जीन में म्यूटेशन हो गया। तो ध्यान हो, बाकी जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, नीट में आया मैंने डिफरेंस की। सिकल सेल, अरे आरबीसी कैसी हो जाती है, सिकल सेल, हंसियाकार। इसकी जो जीन है वो बच्चों मिलती है 11वें क्रोमोसोम पर। सिकल सेल एनीमिया की जीन मिलेगी अपने को 11वें गुणसूत्र पर, और उसमें वो बताते हैं ना बीटा चेन का छठा एमिनो एसिड ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। और जो थैलेसेमिया है इसकी जो जीन है वो अपने को 11 और 16 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। तो जीन में म्यूटेशन, जीन में चेंजेस के कारण होने वाले दोनों एनीमिया है, सिकल सेल और थैलेसेमिया। पर्नीशियस ये बच्चों B12 की डेफिशिएंसी से होता है। डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था विटामिन B12 कौन सा, साइनोकोबालेमिन, एक ऐसा विटामिन है जो आरबीसी को बनाता है, प्रोडक्ट
आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो परनीशियस एनीमिया बच्चों उसको बोलते हैं। तो एनीमिया में आरबीसी कम और पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी की नंबर ज्यादा, ये नंबर ऑफ आरबीसी। अगला नेक्स्ट बच्चों, नंबर के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संरचना। अगला जो अपना पॉइंट है वो है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की क्या संरचना। तो संरचना में अपन ने शेप तो बता दी थी कि बाइकॉन्केव होती है। तो जैसे मैं सिंपल डायग्राम से बता दूं कि मान लो बच्चों बाइकॉन्केव आरबीसी है, क्या है, बाइकॉन्केव आरबीसी। अब आरबीसी में बच्चों मेनली जो कंटेंट होता है वो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्रीदिंग वाले चक्कर में आ गया था। और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, याद करो, इसको बोला था डोनेंस मेम्ब्रेन, वही ब्रीदिंग वाला चैप्टर। डोनेंस झिल्ली एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल एनायन, केवल रेनाइनों के लिए परमिएबल होती है, कैटायन इसके थ्रू आर पार नहीं जा सकते। और बच्चों इसी में आरबीसी की जो मेम्ब्रेन सरफेस है, यहां प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। आरबीसी की सरफेस में एंटीजन, वही ए बी आर एच, ये वही एंटीजन है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं बच्चों, रक्त समूह का निर्धारण करेंगे। इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा ब्लड ग्रुप, वहां मैं बताऊंगा। जैसे बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, आरएच फैक्टर होता है, तो उनके जो एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन आरएच, वो सब हमें कहां मिलेंगे, उन सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सतह पर। अब ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन ये भी बच्चों मेल में वैसे 14 to 16 ग्राम बताते हैं, फीमेल में 12 to 14 ग्राम इसको बताते हैं। मेल में ज्यादा है, आरबीसी ज्यादा होती है। और वैसे 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल ईच आरबीसी, हर आरबीसी में लगभग 26 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन था बच्चों नीट में कि आरबीसी के अंदर देखो, अब हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा आ सके, इसलिए आरबीसी में बच्चों न तो न्यूक्लियस होता है, ना ही बच्चों आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरबीसी में ये जो साइटोऑर्गेनल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब एब्सेंट होते हैं। तो जो मैच्योर आरबीसी है, परिपक्व है, इसमें मैच्योर आरबीसी में बच्चों साइटोऑर्गेनल नहीं होते। इसलिए नहीं होते, देखो ये था कि आरबीसी में इन सारे साइटोऑर्गेनल्स को बाहर निकालने का बेनिफिट क्या हुआ। तो बच्चों इन सबको जब बाहर निकाल दिया तो अंदर स्पेस, आरबीसी के अंदर एरिया स्पेस बढ़ गया। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा कौन भरा जा सकता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा आ सके, इसलिए सारे साइटोऑर्गेनल्स को वो बाहर निकाल देंगे। हीमोग्लोबिन का काम अपने को पता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। तो ज्यादा से ज्यादा O2 को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसी वजह से वो रेड कलर। अब न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो बच्चों आरबीसी में डिवीजन, विभाजन नहीं होगा। सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फिर ब्रीदिंग वाले चक्कर में आएगा। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों रेस्पिरेशन कौन सा होगा, एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा? बिल्कुल एनारोबिक होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी में, वायवीय श्वसन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होता। अब बच्चों जब एनारोबिक होगा तो देखना, एक और चीज बता देता हूं, आरबीसी में आपसे पूछे क्रेब्स साइकिल नहीं चलती, नहीं चलेगी ना, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आरबीसी में क्रेब्स साइकिल वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस वो तो होगा, साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्रेब्स साइकिल वाले एंजाइम एब्सेंट। और आरबीसी में एंजाइम से मेरे याद आया, कौन सा एंजाइम होगा, वही रेस्पिरेशन वाला चैप्टर बार-बार यूज हो रहा है,
वही बच्चों बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा बताया था आपको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ध्यान आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो अपनी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है, और वही जब अपने CO2 ट्रांसपोर्टेशन में बताया तो ये यूज हुआ था, जो आरबीसी में प्लाज्मा से ज्यादा होता है। क्लियर? तो आरबीसी डोनेट मेम्ब्रेन, हीमोग्लोबिन, मैच्योर आरबीसी में साइटोकिनिन नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन, अनएरोबिक। और आरबीसी की सरफेस पे बच्चों कौन दिखे, एंटीजन, जो किसका निर्धारण करेंगे, डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। और ऐसा भी क्वेश्चन था कि आरबीसी से कौन सी स्ट्रक्चर अगली जनरेशन में जाएगी, होता ना बच्चों, वो इनहेरिटेंस बोलते हैं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर प्रोजेनी में आते हैं, जनकों से लक्षण संततियों में ट्रांसफर होते हैं। तो अपने को बताओ जीन वगैरह होते हैं, वो डीएनए होता है, तो जनरली बच्चों डीएनए जीन न्यूक्लियस में मिलते हैं, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। तो आरबीसी का कौन सा फीचर कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा, तो ध्यान रखना आरबीसी से अगली पीढ़ी में कौन जाता है, एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप वाले। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का बी है, तो ऑफस्प्रिंग में, संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो वो आरबीसी से ही आगे एंटीजन ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? ये हमने बात की किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, आरबीसी में ही शेप ऑफ आरबीसी हो गया, साइज ऑफ आरबीसी हो गया, नंबर ऑफ आरबीसी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी हो गया। एक आरबीसी में आता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण। पहली बात, ब्लड कहां बनता है, बताया था लास्ट लेक्चर में, ब्लड बनता है कहां, रेड बोन मेरो। तो जनरली आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहां होगा, रेड बोन मेरो में। आरबीसी फॉर्मेशन को बच्चों बोल देंगे एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोला था, हीमोपोएसिस, हीमो ब्लड, एरिथ्रो आरबीसी। तो एरिथ्रो वर्ड हमेशा आरबीसी के लिए यूज करते हो, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोपोएसिस, जहां आरबीसी बनती हो एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, वही योग से स्प्लीन, लीवर, रेड बोन मैरो। तो फिलहाल आरबीसी जहां ब्लड बनता है वही बनती है बच्चों। अब जो आरबीसी है इसमें सीधे से बच्चों की, जैसे ये अपनी बोन में जो रेड बोन मैरो है वो आरबीसी बनाता है। रेड बोन मैरो में कोई माइलोइड टिश्यू होता है, उसमें एक सेल होती है एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट भी याद आ रहा है, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट से फिर यहां एक सेल बच्चों बनी रेटिकुलोसाइट, फिर नॉर्मोसाइट, और फाइनली वो बना देती है एरिथ्रोसाइट। तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो रेड बोन मेरो में होता है, और आरबीसी बनाने वाली सेल बच्चों कौन सी होती है, एरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब ही फॉर्मेशन, रेटिकुलोसाइट, नॉर्मोसाइट, और फाइनली आरबीसी। अब यहाँ कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जब आरबीसी बनती है बच्चों, तो आरबीसी बनने में एक तो हेल्पफुल होता है विटामिन B12, एक आरबीसी बनने में हेल्पफुल होता है फॉलिक एसिड, आयरन जो हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये साइनोकोबालेमिन होता ही है इंपॉर्टेंट विटामिन। आरबीसी बनाने में हार्मोन भी बच्चों, कई हार्मोन वैसे, एक तो एरिथ्रोपोएटिन, आरबीसी बनाने वाला हार्मोन स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा कोर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, एक थायरोक्सिन। ये कुछ ऐसे हार्मोन है जो आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो विटामिन बच्चों आरबीसी बनाने वाला B12, एक फोलिक एसिड, ये हार्मोन है जो आरबीसी प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ाएंगे। जैसे एरिथ्रोपोएटिन, नाम ये एरिथ्रो है, आरबीसी, एरिथ्रोपोएटिन कहां से आता है बता सकते हो, वहीं से जो आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी मेजर ऑर्गन कौन, किडनी, किडनी से एक हार्मोन भी आता है एरिथ्रोपोएटिन। कोर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से आता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से आता है, और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से। ये सारे हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो
देख लो, ये जो टेस्टोस्टेरोन है तो मेल हार्मोन है, नर में ही मेनली होता है, इसलिए मेल में आरबीसी के नंबर फीमेल के कंपेयर ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा वो ट्रांसपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा। तो ये अपने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, एरिथ्रोपोइसिस। चलें आगे बच्चों। अब जैसे नंबर और इसके बाद वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपको याद ही है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहां, स्प्लीन में लिखा बच्चों। स्प्लीन जो है वो आमाशय के स्टमक के लेटरल होता है, स्टमक के पास में होता है। स्प्लीन मेसोडर्म का बना है और स्प्लीन में बच्चों आरबीसी, डेड आरबीसी को तोड़ा जाता है और आरबीसी जब टूटेगी तो आरबीसी में क्या निकाल लिया जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से एक तो क्या बन गया बच्चों, आयरन बाहर आ गया, ये तो बॉडी में फ्री यूज हो जाएगा। और बाकी हीमोग्लोबिन को टूटने से डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट वही बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, पित्त वर्णक, ये किसी काम के नहीं होते, इन्हें बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और बच्चों आरबीसी की लाइफ स्पान ध्यान ही अपने को, जीवन काल आरबीसी का कितने दिन, 120 दिन। अब डिवीजन होता नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस क्या रहेगा, एब्सेंट। ये आ गया रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। क्लियर, चलें आगे। अब उसमें थोड़ा सा कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी आप देख लेना बच्चों। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि एक कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन संयुक्त या संयुग्मित प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड का मतलब जो दो पार्ट से मिलकर बने, संयुक्त। वैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चों, श्वसन वर्णक है। और हीमोग्लोबिन के दो पार्ट बच्चों होते हैं, हिम और दूसरा पार्ट ग्लोबिन। 5 और 95% ये डिवाइडेशन होता है। हिम तो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, जबकि बच्चों जो ग्लोबिन है वो इसका प्रोटीन पार्ट है। इसमें प्रोटीन नहीं होता, वो प्रोटीन पार्ट है। हिम में वो 4 फाइब्रिन रिंग वगैरह इसमें होती है, या आपने क्लोरोफिल में भी सुना होगा, फाइटोल टेल 4 फाइब्रिन रिंग वही। और इसमें वो मेटल भी अपने को मिलता है, कौन सा, हिम वाले पार्ट। ग्लोबिन बच्चों किसका बना है, प्रोटीन का। तो ग्लोबिन जो पार्ट इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो प्रोटीन तो पॉलीपेप्टाइड से बनता है, और वो चेन कौन कौन सी हुई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा में इसमें 141 अमीनो एसिड, प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड बनता है अमीनो एसिड के। बीटा चेन में बच्चों 146, बाकी सब में 146 अमीनो एसिड। तो एक हीमोग्लोबिन जिसमें 5% हिम, बाकी 95 ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन इसका कैसा पार्ट है, प्रोटीन, जिसमें कितनी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। एक 141, बाकी सब में 146 अमीनो एसिड। एक बार देखो, यहां से भी वेटरनरी में कक्षा क्वेश्चन बच्चों पूछा था। अब हीमोग्लोबिन वैसे 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन बताते हैं, HbA, HbA2 और HbF। दो ही वैसे याद रख सकते हो। HbA तो होता है बच्चों एडल्ट हीमोग्लोबिन अपना, मेनली अपने में जो HbA होता है। HbF बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, गर्भ में जो फीटस है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कहलाता है HbF। HbA और HbF ये दोनों तो A2 एडल्ट हीमोग्लोबिन का टाइप है। HbA में बच्चों देखना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन मिलेगी, टोटल चेन 4 ही होती है। इसमें 2 अल्फा के साथ आपको क्या मिलेगी, 2 बीटा चेन। और जो फीटस है बच्चों 2 अल्फा के साथ इसमें मिलती है 2 गामा चेन। 2 अल्फा के साथ 2 गामा चेन, इसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होती है। तो मेन HbA और कौन सा है, HbF। अब क्वेश्चन देखो वेटरनरी में आया था एक अच्छा क्वेश्चन कि
एक एडल्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड होते हैं? एक एडल्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हाउ मेनी अमीनो एसिड बता सकते हो? ये सीधा सामने ही है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा, अल्फा में अमीनो एसिड 141, 2 मल्टीप्लाई 141 प्लस 2 बीटा, बीटा में 146, 2 मल्टीप्लाई 146 कितना आ गया? 282 प्लस 290, 574 अमीनो एसिड। क्लियर? ये इसमें आ जाता है। अब ऐसे पूछ ले कि एक HbF मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड? इतना क्या सोचना है, सिंपल सी बात है, सेम ही रहेगा ना। 2 अल्फा है और 2 गामा। अल्फा के अलावा बाकी सब में कितने हैं? 146 अमीनो एसिड। क्लियर बच्चों? चलो, ये हमने बात की आरबीसी और उसमें मिलने वाले हीमोग्लोबिन की जो गैसेस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्पफुल होता है। अभी सेल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आरबीसी के बाद मैंने लिखा डब्ल्यूबीसी, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट। व्हाइट इसलिए क्योंकि इसमें बच्चों कलरलेस है। इसमें क्या होता है? एक्चुअल में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कैसी रहेगी? कलरलेस। आरबीसी वैसे सिंगल आरबीसी तो येलोविश कलर की होती है, आरबीसी का ग्रुप बच्चों रेड कलर का दिखता है, उसका रीजन वही हीमोग्लोबिन है। अब यहां हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये कैसी है? कलरलेस। ल्यूको कलरलेस ही हो गया, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। डब्ल्यूबीसी में अमीबोइड मूवमेंट होती है बच्चों, अमीबीय गति दर्शाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो वही डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है ना, प्रोटेक्शन। बाहर से कोई पैथोजन रोगाणु आ गया तो डब्ल्यूबीसी उसके पास जाके उससे अपने को प्रोटेक्ट करती है। तो अमीबोइड मूवमेंट, अमीबीय गति, अमीबीय बोले तो बाइशुडोपोडिया, जो कूटपात से होती है वो अमीबोइड मूवमेंट होती है। डब्ल्यूबीसी की नंबर की अगर बात आए तो 6 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। आरबीसी से बहुत कम होती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो बच्चों 600 रेशियो 1 बताते हैं ऐसा। तो ये 8000 पर मिलीमीटर वो 50 लाख तक होती है। नंबर के बाद अब डब्ल्यूबीसी जो है ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन होता नहीं तो बच्चों कैसे बता दिया अपन ने? कलरलेस होती है। अब इसमें जैसे मान लो बच्चों डब्ल्यूबीसी की नंबर अगर कम हो जाए तो ज्यादा हो जाए। अगर डब्ल्यूबीसी की नंबर नॉर्मल से कम हो तब तो बोला जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। जहां आरबीसी के नंबर का कम होना क्या था? एनीमिया। डब्ल्यूबीसी कम होना ल्यूकोसाइटो, ल्यूकोसाइटो क्या है? डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोपेनिया। और डब्ल्यूबीसी की नंबर का बच्चों बढ़ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या का सामान्य से ज्यादा होना क्या कहलाया? ये देखो इसके लिए 2 वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सुनना। एक तो बोला ल्यूकोसाइटोसिस, एक मैंने लिखा ल्यूकेमिया। क्या लिखा? ल्यूकेमिया। तो अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, नॉर्मल से ज्यादा होती है। अब बच्चों अगर डब्ल्यूबीसी की नंबर थोड़ी बहुत ही बढ़ी है, जैसे मान लो नॉर्मली कितनी है 6 से 8000, मान लो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया उसमें डब्ल्यूबीसी 15000 आ गई, 20000 आ गई, तो अगर नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है उस कंडीशन को तो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये बच्चों नॉर्मली इन्फेक्शन का टाइम होती है, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो आपका जो शरीर है वो डब्ल्यूबीसी बढ़ा देगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक काम है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा देना। तो अगर डब्ल्यूबीसी सामान्य से ज्यादा आ रही है तो समझ सकते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई क्या हो रखा है? इन्फेक्शन, संक्रमण। अगर डब्ल्यूबीसी की नंबर हाईली इंक्रीज हो जाए, यहां तो 6000 से 12, 15, 20000 होगी। ल्यूकेमिया अगर डब्ल्यूबीसी 6000 से मान लो 2 लाख हो गई, लाखों में आ गई, 3 लाख हो गई, 4 लाख हो गई, इतनी ज्यादा डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया एक टाइप का क्या है? ये ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया बच्चों एक्चुअल में क्या है? ब्लड कैंसर।
वो एक्स्ट्रा डब्ल्यूबीसी आरबीसी को खत्म कर देती है। बीच में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ इतना ही, डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोसाइटोपेनिया, बढ़ना नॉर्मल बढ़ती है तो ल्यूकोसाइटोसिस हाईली इंक्रीज होती है, देन वी कॉल ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। क्लियर? चलें आगे। चलो अब अच्छा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पे आते हैं अपन। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, देखो जो डब्ल्यूबीसी है इसके बच्चों दो टाइप्स होते हैं जनरली। एक को हमने बोला ग्रेन्युलोसाइट, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। दूसरी मैं वर्ड लिख रहा हूं ए ग्रेन्युलोसाइट, ए कणिकामय। तो ग्रेन्युलो का मतलब ही ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में क्या मिले, ग्रेन्यूल्स मिले, कण मिले। और ए लग गया ना, ए कणिकामय का मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इसको क्या बोला, कणिकामय, ग्रेन्युलोसाइट। इसी को बच्चों एक वो पीएमएनएल भी बोल देते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये वर्ड भी आता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो, इसके केंद्रक में कई प्रकार की पालियां होती हैं, बहुरूपी केंद्रक कई अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, इसलिए ग्रेन्युलोसाइट, उसमें ग्रेन्यूल नहीं है। ये बच्चों मोर देन 60% है, ग्रेन्युलोसाइट ज्यादा होती है। और ये बच्चों तीन टाइप की मैं बताता हूं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट है वो बच्चों दो टाइप की आती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मैं भी आपको अलग अलग बता देता हूं। तो कणिका में मोर देन 60%, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसमें तीन है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसमें दो है बच्चों, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनके कुछ डिफरेंस है, एक साथ ही बच्चों को कर लेते हैं। इनके फंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो मैं छोटी सी टेबल भी आपको समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले हमने लिख लिया यहां न्यूट्रोफिल, एक बच्चों लिख लिया एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, एक अपन लिख देते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लसीकामय। पहली जो तीन है ये तो ग्रेन्युलोसाइट है, कणिकामय, और लास्ट वाली दो कैसी है, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो सबसे पहले तो अगर अमाउंट की बात करें बच्चों, तो ये 60 to 65% एनसीईआरटी में बता रखी है। एसिडोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 to 1%, मोनोसाइट 6 to 8% और मोर देन 20% के लमसम ये होती है। अब परसेंट तो जनरली नहीं आते, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अमाउंट के बेस पे बच्चों घटता क्रम अगर आपसे पूछे तो सीधे से तरीके से याद रख सकते हो आप, एनएलएम एबी। क्या याद रखना है बच्चों, एनएलएम एबी। एनएलएम याद रह जाएगा, फिर एबी। एन से सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल और सबसे कम बेसोफिल हो जाएगा। चलो फिर ये तो इनकी परसेंट होगी। अब जो न्यूट्रोफिल है इनमें बच्चों जैसे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर आपसे पूछ ले, आरपीएमडी 2014 में डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन आया था इनकी न्यूक्लियस से। तो न्यूट्रोफिल में बच्चों जो न्यूक्लियस है इनमें मैक्सिमम लोब, सबसे ज्यादा लोब होती है। एसिडोफिल का जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल का न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है, मोनोसाइट का किडनी शेप्ड इसका लार्जेस्ट न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस मैक्सिमम लोब, इसका जो न्यूक्लियस है हैविंग मैक्सिमम लोब, सबसे ज्यादा पालियां न्यूट्रोफिल के लोब में मिलती है। इसके न्यूक्लियस में बच्चों दो लोब है, बाइलोब्ड। इसका न्यूक्लियस एस शेप्ड है, एस आकृति का। इसका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है, वृक्कनुमा, और इसका केंद्रक सबसे लार्जेस्ट है। अब यहां इनकी जो एक स्टेन है, डाई बोलते हैं स्टेन, किस अभिकर्मक से इनको रंग प्रदान किया जाता है, डाइस जिनको बच्चों बोलते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल है इसके लिए एक वर्ड आता है लिश्मान डाई।
याद रखो तो लिश्मान अभिकर्मक होता है। एसिडोफिल के लिए बच्चों आता है इयोसिन, रेड कलर का है। बेसोफिल के लिए हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, और इन दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं होते तो इनमें कोई कलर नहीं आएगा, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है इन तीनों में ना। इसको तो कलर किससे दे सकते हो, लिश्मान डाई। इसके लिए कौन सा, इयोसिन। इसके लिए बच्चों कौन सा, मिथाइलिन ब्लू हुआ। अब देखो इयोसिन जो इसका है एसिडोफिल, इसलिए एसिडोफिल का एक नाम और इयोसिनोफिल। एनसीईआरटी में बच्चों एसिडोफिल का नाम दे रखा है इयोसिनोफिल, इसीलिए है क्योंकि ये किससे स्टेन होती है, इयोसिन से, रेड कलर, ये मिथाइलिन ब्लू से। अरे वो बायोटेक वाले चैप्टर में डीएनए के लिए आता ना, जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा हुआ है बच्चों को भी नीट में। जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को विजुअल कैसे दिखेगा जब हम उससे किस पर, इथिडियम ब्रोमाइड प्लस अल्ट्रावायलेट रेज। तो इथिडियम ब्रोमाइड वहां डाई स्टेन है जिससे वो ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज दिखाई देता है, ये इसके लिए होता है, उनमें कोई स्टेन नहीं होगा। मेन बच्चों इनके फंक्शन आते हैं, कार्य इनके कि न्यूट्रोफिल एसिडोफिल के फंक्शन क्या है। तो न्यूट्रोफिल मैं बता दूं आपको, ये बच्चों माइक्रोपोलिसमैन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि साइज में छोटी होती है इसलिए माइक्रोपोलिसमैन है। और फंक्शन इनका होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बोले तो भक्षकाणु या हार्मफुल पैथोजन को खा पी के खत्म करेगा, फैगोसाइटोसिस। और छोटे आकार की इसलिए क्या बोला, माइक्रोपोलिसमैन। एसिडोफिल बच्चों पहली चीज एलर्जी के टाइम आता है, एसिडोफिल ए से क्या, एलर्जी। और रेजिस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाता है। एलर्जी के टाइम आप ध्यान रखना, एलर्जी के टाइम आपसे पूछे कौन सी WBC तो आप बताओगे बच्चों एसिडोफिल। अगर बेसोफिल का भी थोड़ा रोल होता है, बाकी मेन एसिडोफिल। और एलर्जी के टाइम एंटीबॉडी पूछे तो सोचो, बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा IgE, ध्यान आया, GAMDE। तो एलर्जी के टाइम बच्चों IgE। और WBC में एसिडोफिल, बेसोफिल का भी रोल होता है बट मेन एसिडोफिल। क्लियर। बेसोफिल की बात करूं बच्चों तो बेसोफिल एक्चुअल में ब्लड की मास्ट सेल होती है। मास्ट आपको मैंने टिश्यू वाले चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू की एक सेल बताई थी, मास्ट सेल। मास्ट सेल जो क्या रिलीज करती है, स्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, वही सिक्रीशन यहां कौन करेगा, बेसोफिल। तो बेसोफिल एक टाइप से ब्लड की क्या कहलाएगी, मास्ट सेल। और बच्चों क्या रिलीज करती है, इससे आएगा स्टामिन आता है, सेरोटोनिन आता है, और थोड़ा बहुत हिपेरिन भी रिलीज करती है बेसोफिल। ठीक है। चलो मोनोसाइट की बात करें कि बच्चों लार्जेस्ट WBC है, लार्जेस्ट सेल भी इसको ब्लड सेल में यही लार्जेस्ट होती है, इसी को बोलते हैं मैक्रोफेज, वृहद भक्षकाणु, बड़े आकार की, मैक्रो। और इसी से नाम इसका बना मैक्रोपोलिसमैन ऑफ बॉडी। तो देखो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये माइक्रोपोलिसमैन है, वो मैक्रोपोलिसमैन है, काम दोनों के सेम है। इसका काम भी फैगोसाइटोसिस, इसका काम भी क्या रहेगा, फैगोसाइटोसिस, भक्षकाणु क्रिया करना। वो लार्ज साइज की है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल है। और लिम्फोसाइट बच्चों से हिंदी में बोलते हैं लसीकाणु, क्या बोला, लसीकाणु बोला। ये लिम्फोसाइट दो टाइप की आ गई, टी सेल और कौन सी, बी सेल। सुने में ना, हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर बच्चों मैं कुछ दिन बाद पैरेलल में स्टार्ट कर दूंगा आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला चैप्टर, जो 12th एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है, वो भी पैरेलल में स्टार्ट हो जाएगा। वहां ये सब चीजें डिटेल में आ जाएगी। बाकी इतना आपने को पता है कि जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी है वो एक्चुअल में कौन बनाती है, ये बीटा सेल, बी सेल। और बी सेल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। क्लियर। तो ये अपने पास अलग अलग टाइप की WBC, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मेन इनके फंक्शन है।
कि कौन से WBC का क्या इंपॉर्टेंट बच्चों फंक्शन हुआ। अब न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा क्या होती है, लोड। एक अगर आप ध्यान रखो तो बच्चों ये जो एसिडोफिल हमने बताई है, एसिडोफिल ये मोस्टली पैरासिटिक इंफेक्शन में भी काम आती है। अगर बॉडी में कोई परजीवी संक्रमण हो जाए, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी, जैसे फिताकृमि, टेपवर्म, जैसे एस्केरिस, रुचेरेरिया, वो सारे बच्चों बॉडी के अंदर के पैरासाइट होते हैं ना, एंडोपैरासाइट। तो अगर कोई ऐसा पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपकी बॉडी में कौन बढ़ जाएगा, एसिडोफिल। तो उसका बढ़ना एक वर्ड आता है इयोसिनोफिलिया। क्या नाम देंगे, इयोसिनोफिलिया। इयोसिन इयोसिनोफिल एसिडोफिल का दूसरा नाम है, और उसका बढ़ना इयोसिनोफिलिया। तो अगर ब्लड टेस्ट में एसिड जो एसिडोफिल है उसकी नंबर बच्चों अगर नॉर्मल से ज्यादा आई तो ये इंडिकेशन भी मिलता है कि बॉडी में कोई ना कोई पैरासाइट का क्या हो गया है, इन्फेक्शन। क्लियर। ये अपने पास कौन आ गई, WBC, जिसको हमने बोला व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये कलरलेस है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो बच्चों RBC का तो मेन फंक्शन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना था, WBC का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होता है। यही WBC जो लिम्फोसाइट थी वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी। समझ गए। चलें आगे, थर्ड सेल्स पे आते हैं। लास्ट RBC WBC के बाद कौन बच गई, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का बच्चों दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट बोला, WBC को ल्यूकोसाइट बोला, इसको हम क्या बोल देंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स में क्या इसके फीचर्स पे आते हैं बच्चों। पहली चीज, ये भी न्यूक्लिएटेड है, इसमें भी RBC की तरह है, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। WBC में होता है बच्चों न्यूक्लियस। प्लेटलेट की नंबर की अगर बात आए तो 1.5 to 3.5 लाख पर mm³, 1.5 से 3.5 लाख। तो बच्चों अगर नंबर का हम सीक्वेंस पूछे तो सबसे ज्यादा कौन है, RBC है, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट है, सबसे कम WBC है। समझ गए। चलो अगला प्लेटलेट्स, इसका बच्चों जो जीवन काल है वो 3 to 5 डेज का बता रखा है, 3 से 5 दिन का। तो अगर लाइफ स्पान की बात है तो सबसे ज्यादा RBC 120 डेज, सेकंड नंबर पे WBC, सबसे कम प्लेटलेट्स। WBC का 8 से 10 दिन लाइफ स्पान बताते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्लेटलेट्स में अपन पूछें तो एक्चुअल में देखो प्लेटलेट्स पूरा का पूरा ब्लड कहां बन रहा है, बोन मेरो, रेड बोन मेरो। बोन मेरो में एक सेल है मेगा कैरियोसाइट, नाम याद रखना बच्चों, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मेगा कैरियोसाइट। तो प्लेटलेट्स क्या है एक्चुअल में, बोन मेरो अस्थि मज्जा की कौन सी सेल, मेगा कैरियोसाइट। इसके साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा की, बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट सेल के साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य टुकड़े, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स कहलाते हैं बच्चों। अब प्लेटलेट्स को हमने दूसरा नाम दिया थ्रोम्बोसाइट, केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस पे एब्सेंट है ना, न्यूक्लिएटेड है, RBC की तरह है। अब प्लेटलेट्स में अगर प्लेटलेट्स की नंबर बढ़ जाए या तो कम हो जाए, तो नंबर का बढ़ना कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस लगा दो आगे, बस वही बच्चों। जैसे WBC का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस, सिस का मतलब सिंथेसिस, निर्माण। तो प्लेटलेट्स की अगर नंबर नॉर्मल से ज्यादा होती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम होना इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट सामान्य से कम होती है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। और ये मोस्टली कौन सी डिजीज में होता है, सोचो, डेंगू इंपॉर्टेंट है, डेंगू फीवर सुना है ना। डेंगू रोग में बच्चों सबसे मेन सिम्टम यही है कि ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स की नंबर कम हो जाती है। तो अगर
प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, डेंगू। और डेंगू एक्चुअल में क्या है, किससे होता है, और वायरल डिजीज है और इसका वायरस है डेंगू वायरस, डेंगू का पैथोजन वायरस। और वैसे इसका जो वेक्टर है फैलाने वाला वो बच्चों एक मच्छर है, एडीज मॉस्किटो, बाकी होता किससे है, डेंगू वायरस से। तो प्लेटलेट्स के नंबर में डिक्रीमेंट इंडिकेशन ऑफ डेंगू फीवर, ये डेंगू वायरस से होने वाली डिजीज। अब प्लेटलेट्स के फंक्शन, फिर एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ, सीधा सा क्वेश्चन था नीट में कि प्लेटलेट का मेन फंक्शन हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो प्लेटलेट्स है वो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। ये क्वेश्चन था कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड सेल्स कौन सी है, तो आंसर था प्लेटलेट्स, ये भी पूछा हुआ है। इसके अलावा प्लेटलेट्स बच्चों रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों की मरम्मत का भी कार्य करती है। अगर ब्लड वेसल्स की इनर लेयर में कहीं कोई डैमेज हो जाए तो उसको वापस से रिपेयर करती है, मरम्मत भी करती है। तो एक काम तो प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का, स्कंदन, क्लॉटिंग, दूसरा काम बच्चों रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट्स से वो आता है प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स जो है वहां से केमिकल आता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट व्युत्पन्न वृद्धि कारक। और यही उन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, रिपेयर करता है, उनकी मरम्मत करता है। तो ये बच्चों अपने पास तीनों टाइप की सेल्स हमने बता दी। फर्स्ट कौन सी आ गई थी, आरबीसी, सेकंड हमने बात की डब्ल्यूबीसी, और थर्ड बच्चों कौन सी थी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी सबसे ज्यादा है जिसका मेन फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। डब्ल्यूबीसी की बात हमने की थी, वो आपको देगी प्रोटेक्शन। और प्लेटलेट्स की जहां बात आए तो वो एक तरह से हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, रिलेटेड विद रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का मरम्मत करता है। और इससे आने वाला प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। और किसकी, बोन मेरो की एक सेल याद रख लेना, मेगा कैरियोसाइट, उन सेल्स के क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्लियर। तो आज बच्चों हमने एक पॉइंट कवर कर लिया फॉर्म्ड एलिमेंट का, जिसमें तीनों ब्लड की सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कर ली। अगला बच्चों जो लेक्चर में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, एक बच्चों हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप में हम एबीओ ब्लड ग्रुप की भी बात करेंगे, आरएच फैक्टर की भी बात करेंगे, और आरएच फैक्टर से कनेक्टेड एक डिजीज भी आएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता, उस पर भी हम स्टडी करते हैं। तो जनरली ब्लड ग्रुप वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट बच्चों बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर है, कई क्वेश्चन बनते हैं, ये जेनेटिक्स से भी कनेक्टेड है ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो यूं ही आप लगे रहें, उम्मीद है कि रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, और ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। नो डाउट अगर आप रेगुलर देख रहे हो, प्रॉपर इनको वॉच कर रहे हो, सुन रहे हो, और जहाँ रिक्वायरमेंट हो तो थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस डाल दो। ऐसे क्रैश कोर्स में अपने को इतना लिखना तो क्या है, बस मेरे लेक्चर देखकर आप बच्चों एक बार उसको एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लगा लिया करो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ ह्यूमन फिजियो से कुछ क्वेश्चन अप्लाइड बेस्ड बच्चों आते हैं तो मैं पूरा एफर्ट यही कर रहा हूँ कि अपने जो लेक्चर है उनसे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे, तो अच्छे से ईमानदारी से ऑनेस्टली आप इन लेक्चर को अटेंड करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रेगुलर लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो यूं ही बच्चों आप लगे रहें, फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या किसी और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड, जरूरी नहीं जो रनिंग चल रहा है, आपने कोई और चैप्टर भी अगर रीडिंग लगा ली है, पढ़ लिया, तो उसके भी डाउट आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, वरना इस ऐप में जो आपका डाउट वाला कॉलम, उस पर आप डाउट डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए बच्चों लगे हुए हैं, यूं ही आप लगे रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।